हेलो हेलो एंड वार्म वेलकम एवरीवन। आई होप आप लोग अच्छे से हैं, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम लोग जुलाई मंथ का योजना देख रहे हैं। तो हमने अब तक कुछ उसमें कुछ बेसिक्स कवर किए थे, जैम ट्रिनिटी देखा था और डिजिटल टेक्नोलॉजी का रोल देखा था। इसमें हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लिया जाए। तो हमने बेसिक्स में क्या देखा था कि आत्मनिर्भर भारत क्या होता है, सेल्फ रिलायंस कैसे हम लोग लाएंगे, एग्जाम्पल देखा था हमने बर्ड और ह्यूमन बींग्स का। इसके बाद हमने कुछ पिलर्स देखे थे जो जिसका हम लोग नाम दिया था हमने देसी। इसके बाद हमने बोल्ड रिफॉर्म्स की बात की थी, जिसके अंतर्गत हमने फालतू रिफॉर्म्स देखे थे, और इसके साथ में MIB रिफॉर्म्स भी हम लोग देखे थे। इसके बाद हमने कवर किया था कुछ और चीजें, जैसे कि जो 5 चीजें जो सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए हम लोग को इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हमने 5 I की बात की थी। इसके बाद हमने जैम ट्रिनिटी को देखा, उसका क्या फुल फॉर्म, अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं उसको देखा। गवर्नेंस में कैसे टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, हमने ये चीज कवर किया। कुछ फैक्ट्स देखे, फिर कैसे हम लोग अलग अलग स्टेट ने कोरोना का ऐप बना रखा है। फिर एजुकेशन के सेक्टर में कैसे ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के थ्रू PM ई विद्या आया और ये कैसे बच्चों को पढ़ा रहा है, लिखा रहा है। इसके बाद हमने कुछ पॉजिटिव्स देखे, कुछ नेगेटिव्स देखे। इसके बाद हमने डिजिटल डिफेंस की बात की थी, जो हम लोग को कोविड को फाइट करने में हेल्प करेगा। फिर हमने एक ये एक्रोनिम सा हमने देखा था, ड्रॉपर में गोची। इसमें हमने अलग अलग जो टेक्निक्स है हमने वो देखे, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी हो गया, रोबोट्स हो गए। इस तरह हमने अलग अलग चीजों को कवर किया। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अब नए टॉपिक से, जिसमें हम देखेंगे आज हेल्थ सिस्टम को हम कैसे रिजिलियंट बनाएंगे। मतलब हम लोग को सेल्फ रिलायंट बनना है तो हमारा हेल्थ बहुत ही अच्छे कंडीशन में होना चाहिए। तो हम लोग इसकी बात करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक एक्रोनिम बनाया है, हिप अब स्मार्ट। तो आप लोग लॉजिक लगा सकते हैं कि मैंने ये एक्रोनिम क्यों बनाया होगा, क्योंकि हेल्थ से अगर आपका हेल्थ अच्छा है तो आपका हिप भी अच्छा लगेगा। तो इस तरह से ये एक्रोनिम है। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो H से ह्यूमन है, I से इम्यूनाइजेशन है, P से पॉलिसी हो गया, AB से आयुष्मान भारत हो गया, और स्मार्ट जो है ये क्या है, सुरक्षित मातृत्व अभियान वाला जो है। ठीक है, तो अभी हम लोग इन चीज़ों के बारे में देखने वाले हैं। इनसे हम लोग को हेल्थ सिस्टम जो है वो रिजिलियंट बनेगा। तो हेल्थ बेसिकली क्या है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसका जो 3rd गोल है वो कहता है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो अगर हम लोग हेल्थ सिस्टम को रिजिलियंट बनाएंगे तो हम लोग को ये जो तीसरा गोल है SDG का, इसको भी अचीव करने में हेल्प मिलेगा। क्या क्या हम लोग के कंपोनेंट्स होंगे हमारे हेल्थ सिस्टम को रिजिलियंट बनाने के लिए? हम लोग को फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। फिर हम लोग को नॉर्म्स बनाने पड़ेंगे जो कि क्वालिटी मेंटेन करे, जो सर्विस मेंटेन करे। फिर जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको हम लोग को स्किल बनाना पड़ेगा, इसके लिए हमें उन्हें ट्रेन करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन का हम लोग को इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा इसमें। फिर हम लोग को इक्विटी लाना पड़ेगा, मतलब कि जितने भी जो अनप्रिविलेज्ड लोग हैं, जो पुअर हैं, उन तक हेल्थ जो है वो पहुंचना चाहिए, उनका हेल्थ इंप्रूव होना चाहिए, उन तक ये फैसिलिटीज पहुंचनी चाहिए। इसके अलावा हम लोग एक्सेसिबिलिटी की बात करेंगे तो एक्सेस हर इंसान को होना चाहिए। जितने भी अनप्रिविलेज्ड लोग हैं, जो वल्नरेबल लोग हैं, उनको उन तक अच्छा एक्सेस होना चाहिए। फिर इसके अलावा हम लोग अफोर्डेबिलिटी भी बोल सकते हैं कि वो भी होना चाहिए। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो हम लोग हेल्थ सिस्टम रिजिलियंट बनाने में हेल्प करेंगे। तो अब हम लोग हिप अब स्मार्ट जो है, इसमें हम लोग H देखेंगे। तो H क्या कहता है? ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ हेल्थ। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए 2 चीजें हैं, एक तो आशा है और एक ANM है। आशा का फुल फॉर्म क्या है? एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। 2005 में ये लॉन्च हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और ये पार्ट है किस चीज का? जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है उसका ये पार्ट है। इसके अंतर्गत होता क्या है? बेसिकली फीमेल मेंबर्स होते हैं इसमें, जो ट्रेंड होते हैं और वो कम्युनिटी हेल्थ एक्टिविस्ट होते हैं। ठीक है, वो कोई भी अगर कम्युनिटी में कोई हेल्थ रिलेटेड इशू है छोटा मोटा, तो उसको वो टैकल करने में हेल्प करते हैं। और इनका सिलेक्शन कैसे होता है? जो कम्युनिटी के अंदर ही इनका सिलेक्शन होता है, और
इसका फायदा क्या है कि ये अकाउंटेबल भी हो जाते हैं कम्युनिटी को। तो ये हो गया आशा। दूसरा है ह्यूमन रिसोर्स एएनएम। एएनएम को फुल फॉर्म क्या है? ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। ये विलेज लेवल पर ही काम करते हैं और इसलिए ये क्या ग्रास रूट वर्कर्स हैं, और ये फर्स्ट कांटेक्ट पर्सन होते हैं बिटवीन कम्युनिटी और हेल्थ सर्विसेज को। ठीक है, हिप में एच हो गया। अब इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं। इम्यूनाइजेशन क्या है, इसका एक टाइमलाइन देखिए पहले। तो 1978 में एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन आया था। इस टाइम से हमने इम्यूनाइजेशन शुरुआत किया। इसके बाद 1970 के बाद हम लोग गए 1985 में, तब इसका नाम क्या कर दिया गया? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। और फाइनली 2015 में मिशन इंद्रधनुष आया। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। मिशन इंद्रधनुष बेसिकली क्या है? इसमें इम्यूनाइजेशन किया जाता है किनका? चाइल्ड अप टू 2 इयर्स और कुछ प्रेग्नेंट वुमेन का। कुछ फैक्ट्स देखिए। जो इम्यूनाइजेशन कवरेज है, अगर हम लोग 2014 तक की बात करें तो तब तक 65% था इम्यूनाइजेशन कवर, और एनुअल ग्रोथ था उस टाइम 1%। इस मिशन के इंट्रोडक्शन के बाद जो एनुअल एक्सपेंशन है वो 6.7% हो गया। मतलब सोचिए कितना अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। और 2019-20 तक का 91.2% कवरेज ऑलरेडी है। तो सोचिए कितना अच्छा हमने इम्प्रूव किया है इस मिशन के थ्रू। इसके बाद इसके अंतर्गत क्या क्या होता है? प्लानिंग होती है एक तो, फिर जो भी पर्सोनल है उनको ट्रेन किया जाता है, वो अकाउंटेबल भी होते हैं, और इसके थ्रू सोशल मोबिलाइजेशन भी हो रहा है। अब ये देखिए कि कौन कौन से वैक्सीन्स इसके अंतर्गत कवर होते हैं। सबसे पहली चीज हो गई डिप्थेरिया, फिर वुफिंग कप जिसको पर्टुसिस भी बोलते हैं, और टेटनस। तो क्या हो गया इसमें? सबसे पहले डीपीटी हो गया। डीपीटी के बाद एक बार फिर से पीटी है, यानी पोलियो और ट्यूबरकुलोसिस। तो 5 तो आपने ऐसे याद कर लिए, डीपीटी, पीटी। इसके बाद देखिए 2 चीज एच से है, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। 2 चीज इससे हो गया, 2 चीज एच से हो गया। और लास्टली जो बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है, एक तो मीजल्स है, जापानीज इंसेफेलाइटिस है, रोटा वायरस है और रूबेला है। तो आप लोग इस तरह याद कर सकते हैं, डीपीटी पीटी, 2 एच हो गया, 7 तो ऐसे याद हो गया, आपको 12 टोटल याद ही करना है। वैक्सीन्स के अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट एसेंशियल न्यूट्रिशन का डोज भी दिया जाता है, जैसे कि विटामिन ए का डोज दिया जाता है, फिर ओआरएस प्रोवाइड कराया जाता है, और जिंक टैबलेट भी कहीं कहीं प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये सब भी हम लोग को इम्यूनिटी बूस्ट करने में हेल्प कर रहा है। साथ में जो भी प्रेग्नेंट वीमेन है और जो चाइल्ड है, उनका ये हेल्थ इम्प्रूव करता है। मिशन इंद्रधनुष के अलावा एक ई-विन करके आया टेक्नोलॉजी। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। अब ये देखिए 3 चीज का इंटीग्रेशन है। एक तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी होगी, गवर्नेंस का भी रोल होगा यहाँ पे, और ह्यूमन रिसोर्सेज का भी रोल होगा। बेसिकली ई-विन क्या करता है? ये डिजिटाइज करता है जो भी वैक्सीन के स्टॉक्स हैं, उनको ये डिजिटाइज कर देता है। इसके अलावा कोल्ड चेन मेंटेनेंस में भी ये हेल्प करता है, और इसके इम्प्लीमेंटेशन में यूएनडीपी हेल्प कर रहा है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो इसको हेल्प कर रहा है। और हमारा इतना अच्छा सक्सेसफुल रहा है हमारा इवन इंडिया का, कि इंडोनेशिया, सूडान और मालावी ने भी इसको रेसिप्रोकेट करने का कोशिश किया। उन्होंने भी इसको रेप्लिकेट करने का कोशिश किया इसको। इसके बाद अब हम लोग एक और चीज में आते हैं। हमने क्या देख लिया? हिप अब स्मार्ट था, तो जो पी है वो पॉलिसी को स्टैंड करता है। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में आया। तो ये बेसिकली क्या टारगेट कर रहा है कि जो हेल्थ डिलीवरी सिस्टम है वो इम्प्रूव हो। एक तो ये पेशेंट सेंट्रिक होना चाहिए, और इसमें क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की बात होनी चाहिए। इसके अलावा प्रिवेंटिव हेल्थ यहाँ पर फोकस रहेगा। फिर हम लोग फाइनेंस करने की बात करेंगे, ताकि जितने भी वल्नरेबल लोग हैं उनका फाइनेंशियल हार्डशिप कम हो। इसके अलावा फिर यूनिवर्सल एक्सेस यहाँ पे होना चाहिए। तो हम लोग इक्विटी की बात करेंगे और अफोर्डेबिलिटी की बात करेंगे।
ये अडेप्टिव भी होना चाहिए। अडेप्टिव कहने का क्या मतलब कि जितना जैसे कि हम लोग का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके साथ साथ नई टाइप की बीमारियां इवॉल्व हो रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली इसको अडेप्ट करना पड़ेगा जो हेल्थ पॉलिसी है इसको। फिर हम लोग को स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके रखने हैं, और लास्टली हमें इंटेग्रिटी और एथिक्स की भी बात करनी है, मतलब कि एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है, हम लोग को एथिकल एंगल से भी वल्नरेबल लोगों के बारे में सोचना है। कुछ हमें प्रायोरिटी एरियाज बनाने पड़ेंगे, जैसे जो हमारा इन्वायरमेंट फॉर हेल्थ है उसको हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। फिर स्वच्छ भारत का इसमें अच्छा रोल रहेगा। फिर एक तो प्रॉपर डाइट होना चाहिए लोगों के पास, उन्हें एक्सरसाइज का वैल्यू बताना पड़ेगा, उन्हें फिटनेस की इंपॉर्टेंस बतानी पड़ेगी। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि टोबैको और अल्कोहल का जो यूज होता है इसको हमें कम करना है। यात्री सुरक्षा यानी कि जो ट्रैवलर्स हैं उनकी सुरक्षा, उनका उनका भी प्रोटेक्शन करना है हमें, उनका भी हेल्थ इंप्रूव करना है हमें। फिर निर्भय नारी का भी हम लोगों को ख्याल में रखना है कि जो कुछ प्रेग्नेंट वुमेन होता है, मान लीजिए कि वो डिपेंडेंट होते हैं दूसरे के ऊपर, ताकि वो उनका ख्याल रख सकें, तो वो भी एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। फिर जो वर्क प्लेस सेफ्टी है ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज हो जाता है, एस्पेक्ट हो जाता है। और एयर पोल्यूशन को भी हमें कम करना है। हमने ऑलरेडी एक फैक्ट देखा था साइंस रिपोर्टर में कि जो एयर पोल्यूशन की वजह से बहुत ही ज़्यादा डेथ कॉज होता है अक्रॉस द ग्लोब, जिसमें कि इंडोर एयर पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो हिप हो गया। इसके बाद अब स्मार्ट की बात करेंगे। तो अब में आता है सबसे पहले आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत जिसका दूसरा नाम ये भी है नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन, और इसको मोदी केयर भी बोल रहे हैं। इसको रिकमेंड किया था जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी था उसी ने इसको रिकमेंड किया। इसके अंतर्गत हम लोग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात कर रहे हैं। ये इंक्लूड करता है कौन कौन से स्कीम्स को, एक तो सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, और इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है। तो ये दोनों स्कीम्स को ये इंटीग्रेट कर लेता है। अब इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स और दूसरा है पीएम जन आरोग्य योजना। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया ये क्या बेसिकली हेल्थ केयर यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है हेल्थ सेंटर्स में। तो इंटरेस्टिंग ये है कि 40,000 से भी ज्यादा सेंटर्स ऑलरेडी स्टैब्लिश कर दिए गए हैं, जहां पर कि 16 करोड़ से ज्यादा का फुटफॉल हुआ पेशेंट्स का, जिसमें कि इस 16 करोड़ में मोर देन 50% वीमेन थे। तो ये थोड़ा एनकरेजिंग एस्पेक्ट है। दूसरा देखिए पीएम जन आरोग्य योजना। ये बेसिकली क्या करता है, हेल्थ एश्योरेंस प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर कैशलेस एक्सेस की बात करेंगे, यहाँ पर कैश नहीं प्रोवाइड कराया जाएगा, कैशलेस एक्सेस की बात होगी। पर फैमिली 5 लाख का अमाउंट दिया जा रहा है, जो कि सेकेंडरी और टर्शरी केयर का जो हॉस्पिटलाइजेशन होगा उसमें ये जो है ख्याल करेगा, ये इस चीज को इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। 10.74 करोड़ पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज का ये टारगेट है करेगा, इतना इसका ये इतना बड़ा टारगेट है ये। और ये तो बस फैमिली की बात कर रहे हैं। सोचिए अगर एक फैमिली में 4 से 5 लोग हैं तो ऑलमोस्ट इसको 5 टाइम्स कर लीजिए, मान लीजिए, तो नियरली 50 करोड़ पीपल का ये के लिए ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा, उनका ये हेल्थ जो है इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। फिर हमने कुछ और इनिशिएटिव्स भी इसके अंतर्गत लाए हैं, जैसे कंगारू मदर केयर है। फिर विटामिन के का इंजेक्शन होता है एट बर्थ। न्यू बॉर्न्स को जेंटामाइसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ये इस आयुष्मान भारत के अंतर्गत ये कुछ इनिशिएटिव्स भी हैं। अब अगले लास्टली आते हैं सुरक्षित मातृत्व अभियान पे। ये क्या है, यहाँ पे 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। यहाँ बेसिकली होता क्या है कि जो 3 to 6 मंथ्स का जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको एंटीनेटल केयर प्रोवाइड कराया जाता है, उनको फ्री चेकअप होता है, और हर महीने की 9 तारीख को ऐसा होता है। तो ये पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान है। अब हम लोग कुछ फैक्ट्स देखने वाले हैं। तो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ के इंडिकेटर्स कुछ हैं, जैसे कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, फिर नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अगर हम लोग इस चीज़ों को पता करें तो हमें रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ के बारे में पता चलेगा। अब फैक्ट्स देखिए, जैसे कि हर 12 मिनट में एक प्रेग्नेंट वुमेन का डेथ हो जाता है। अगर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो 113 पर लाख है, और ये 2016 से 18 का फैक्ट है ये। इसके अलावा जो नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट है वो 22.7 पर 1000 है, ये 2018 का ये स्टैट्स है।
और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो 32 पर 1000 है, और ये भी 2018 का स्टैट्स है। हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 70 साल से कम है, थोड़ा सा 68.8 ईयर्स है। बर्थ अटेंडेड बाय स्किल्ड पर्सनल देखिए बस 81% है। हाँ, ये हम लोग को और इम्प्रूव करना पड़ेगा। और ये बाकी हमने जो मोर्टेलिटी रेट वाले जो स्टैट्स देखे, ये सबको हमें डिक्रीज करना है WHO और UN के गाइडलाइंस के हिसाब से। बर्थ रेट जो है हम लोग का अराउंड 20% है, और डेथ रेट हम लोग का 6.2% है। और हमारा पर कैपिटा गवर्नमेंट का हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है वो $22.5 है, और ये 2014 का ही डेटा है, और ये आगे WHO का डेटा है। इसके बाद हम लोग कुछ चैलेंजेस देख लेते हैं। तो जैसे 40% जो हेल्थ वर्कर पोस्ट हैं वो अभी भी वेकेंट है। मतलब यहाँ पर हम लोग डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, नर्सेस की बात कर रहे हैं, तो 40% पोस्ट अभी भी वेकेंट है। हमें इस चीज़ को का फुलफिलमेंट करना है। इसके अलावा जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनका भी शॉर्टेज है। फिर जो पब्लिक सेक्टर में जो भी ये हेल्थ सेंटर्स हैं इनका पुअर क्वालिटी होता है बहुत, और जो हेल्थ केयर इस वजह से क्या हो जाता है, डेट्रीमेंटल हो जाता है। ठीक है, हेल्थ एक तो स्टेट सब्जेक्ट है, तो हमने इस चीज पे भी ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारे स्कीम्स जो लॉन्च होते हैं वो नेशनल लेवल पे होते हैं, और हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो हमें इस चीज का कंट्राडिक्शन जो है इस चीज को भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो ये कुछ चैलेंजेस को भी हमें ध्यान में रखना है। अब हम लोग ये चीज देखने वाले हैं कि जो हेल्थ के थ्रू हम लोग लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज को कैसे इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, और ये हम लोग देखने वाले हैं थ्रू वॉश। वॉश का फुल फॉर्म क्या है? वॉश बेसिकली है वाटर, W A से है सॉरी वाटर है, W वाटर, और S से है सैनिटेशन, और H से है हाइजीन। तो इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, रूरल इकोनॉमी का इम्प्रूवमेंट करेंगे, वुमेन पार्टिसिपेशन का इम्प्रूवमेंट करेंगे। और ऐसा देखा भी गया है कि अगर हम लोग इस चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं तो रूरल जो इकोनॉमी है वो बूस्ट हुआ है, साथ में जितने भी वुमेन हैं उनका पार्टिसिपेशन बूस्ट हुआ है। तो ये चीज जो क्या है ये को रिलेटेड है, ये पूरी चीजें जो है ये को रिलेटेड है। कुछ फैक्ट्स देखिए इसके बारे में। बेसिकली WHO 2015 का स्टैट्स है कि अगर हम लोग वॉश का ध्यान में नहीं रखते हैं तो जो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज हैं ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है लोगों को। नियरली 1 बिलियन जो वर्ल्ड के पूरेस्ट पीपल है वहाँ पे अफेक्ट करता है ये। 2.4 बिलियन पीपल अभी भी लैक करते हैं एक्सेस टू इम्प्रूव्ड सैनिटेशन फैसिलिटी। तो सोचिए हम लोग अराउंड 8 बिलियन के अराउंड है, तो उसमें ही मोर देन 1/4 मतलब ऑलमोस्ट मान लीजिए कि 1/3 जो है अभी भी वो मतलब उनके पास सैनिटेशन का एक्सेस नहीं है। 663 मिलियन पीपल जो है वो लैक करते हैं एक्सेस टू इम्प्रूव्ड वाटर रिसोर्सेज, और 946 मिलियन पीपल स्टिल प्रैक्टिस ओपन डिफिकेशन। ये कुछ फैक्ट्स हैं, इसको आप लोग यूज कर सकते हैं आंसर राइटिंग के दौरान। इसके बाद हम लोग चीज देखने वाले हैं कि पॉवर्टी और डिजीज के बीच में एक कोरिलेशन होता है, एक विशेष सर्कल बेसिकली बन जाता है। तो अगर मान लीजिए पॉवर्टी है मतलब कि पुअर मतलब पैसा नहीं है, तो होगा क्या कि मेल न्यूट्रिशन होगा एक तो, और सैनिटरी कंडीशन भी पुअर होगा, क्योंकि उनका जो प्रायोरिटी होगा वो अपना ख्याल रखना होगा, मतलब वो खाने को ढूंढेंगे, पीने को ढूंढेंगे, ये सब ढूंढेंगे, लेकिन वो सैनिटेशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो इस वजह से क्या होगा कि जो जितने भी इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं ये बढ़ जाएंगे। जब ऐसा डिजीज बढ़ेगा तो उनका जो भी फिजिकल प्रोडक्टिविटी है या कुछ मेंटल प्रोडक्टिविटी है तो वो चीज़ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जैसे ही उनका प्रोडक्टिविटी घटेगा तो क्या होगा कि उनका इकोनॉमिक पोटेंशियल जो है मतलब ज़्यादा अर्न की कैपेबिलिटी कम हो जाएगी, और जैसे ये चीज़ होगा तो फिर से पॉवर्टी फेस करेंगे। तो इस तरह से साइकिल जो है चलता रहेगा। ये पॉवर्टी और डिजीज के बीच में कोरिलेशन हो गया। ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप लोग इसको भी आंसर राइटिंग में यूज कर पाए। हम लोग एक केस स्टडी देखेंगे जो उड़ीसा में एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, बालंगीर करके नाम है। तो वहाँ पर वाटर स्कैरसिटी बहुत ज़्यादा था, और वहाँ पर फ्रीक्वेंटली ड्रॉट्स होता था, और वाटर क्वालिटी का भी वहाँ पर पुअर हाल था, कमजोर हाल था। ये देखिए वहाँ पर कैसे
ड्रॉट की वजह से किसान जो है वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो कुछ इनिशिएटिव्स आए इस चीज़ को टैकल करने के लिए, तो जैसे मनरेगा के थ्रू बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए जिससे कि वाटर स्कैर्सिटी में रिडक्शन आए और जो भी फ्यूचर जनरेशन है उनका थोड़ा सिचुएशन इम्प्रूव हो पाए। फिर उड़ीसा लाइवलीहुड मिशन आया, ये लाइवलीहुड प्रोस्पेक्ट्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। फिर वसुधा स्कीम आई, वसुधा का फुल फॉर्म क्या है? बक्सी जगबंधु एश्योर्ड वाटर सप्लाई टू हैबिटेशंस। तो इसके थ्रू बेसिकली हम लोग वॉश सर्विसेज को इम्प्रूव करते हैं और ये जल जीवन मिशन का एक पार्ट इसको बोल सकते हैं हम लोग। फिर जल शक्ति अभियान के थ्रू भी कुछ स्टेप्स लिए गए। इसमें क्या बेसिकली एक तो वाटर कंजर्वेशन की बात की हमने और सेफ वाटर की बात की हमने। वाटर कंजर्वेशन के अंतर्गत ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो गया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, फिर रिनोवेशन ऑफ वाटर बॉडीज हो गए। फिर जीपीडीपी जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसने दो चीज किया, एक तो इसने फाइनेंस प्रोवाइड कराया और इसने ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई। तो इसके थ्रू भी हमने जो वॉश है उस पर हमने ध्यान दिया। लास्टली जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जो गांव कल्याण समिति है, ये इसके थ्रू भी वॉश के स्टेटस में इम्प्रूवमेंट हुआ। और लास्टली कुछ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को भी बढ़ावा दिया गया, मतलब कि वाटर पॉन्ड्स जो हैं इनको फिर से यूज में लाया गया। तो इस थ्रू क्या हुआ, वॉश का इम्प्रूवमेंट हुआ और फाइनली क्या हुआ कि जो बालांगीर डिस्ट्रिक्ट में जो वाटर स्कैर्सिटी था इस चीज को भी टैकल करने में हेल्प मिला। और लास्टली हमने जब ये वॉश को इम्प्रूव किया तो उनका हेल्थ अच्छा रहने लगा, तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिवली काम करने लगे। तो इस वजह से क्या हुआ, इनका इकोनॉमी बूस्ट हुआ, उनका जो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी है वो इंक्रीज हुआ। तो इस तरह से देखिए कैसे हेल्थ को अगर हम लोग इम्प्रूव करेंगे तो उनका लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी इंक्रीज करेगा, इनहांस करेगा। तो हमारा वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए इस चीज में कि हम लोग को टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है। एक तो टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देंगे तो उससे एक तो क्या बोलते हैं, अगर हम लोग एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे तो मान लीजिए क्या होगा कि जो फैमिली है उससे दो फायदा, उनका पैसा आएगा तो वो एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देंगे अपने, और उसके साथ में अपने हेल्थ फैसिलिटीज़ पे भी ध्यान देंगे। तो अगर कोई पर्सन एम्प्लॉयड हो जाता है तो वो बस सिर्फ उस पर्सन के लिए नहीं होता, उसका पूरा फैमिली जो है वो उसका स्टेटस इम्प्रूव होता है। और जब फैमिली का स्टेटस इम्प्रूव होगा तो साथ में कम्युनिटी का भी जो है पूरा ख्याल रखा जाएगा, उसका भी स्टेटस जो है कंडीशन जो है इम्प्रूव करेगा। और एक और हम लोग को क्या स्टेप लेना है कि हम लोग को वॉश और जो डिजीज कोरिलेशन है इसका अवेयरनेस हम लोग को बढ़ाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोगों तक ये बात को पहुंचा पाए तो वो अपने हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे, सैनिटेशन की भी बात करेंगे और हाइजीन भी अपना इम्प्रूव करेंगे। तो इस तरह उनका डिजीज बर्डन कम होगा, उनका इकोनॉमिक स्टेटस इम्प्रूव होगा और फाइनली क्या होगा कि उनका ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट भी होगा, उनका सोशल जो कंडीशन है वो भी इम्प्रूव होगा। तो चलिए अब बाकी चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें हमने पूरा हेल्थ वाला जो एस्पेक्ट है वो हमने कवर किया कि कैसे वो हेल्थ के थ्रू जो है हम लोग को रिजिलियंट बनने में हेल्प करेगा, हम लोग को ये हम लोग को सेल्फ रिलायंट बनने में हेल्प करेगा हेल्थ वाला जो सिस्टम है। ठीक है, इसमें हमने एक ये भी देखा था, एक्रोनिम भी देखा था, जिसमें हमने क्या देखा था, हिप अप स्मार्ट। ठीक है, तो चलिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।